जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है क्या इसका वर्तमान में रिलेवेंस रह गया है कि नहीं, यदि रह गया है तो क्यों, यदि नहीं है तो क्यों। उन दोनों आर्गूमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पीछे की संकल्पना क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देखा जाए तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व जो है तो दो गुटों में बट गया था, एक यूएस और एक यूएसएसआर। कुछ जो एक दो ब्लॉक कहा गया इसको, एक यूएस का ब्लॉक, एक यूएसएसआर का ब्लॉक। अब जो इंडिया थी या इंडिया जैसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उस समय की, जो अभी कॉलोनियल पीरियड से उभर कर आई थी, उन्होंने किसी भी ब्लॉक में जाने जो है तो मना कर दिया। तो इसीलिए एक नया मूवमेंट चलाने की बात की गई, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाने की बात की गई, जिसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अभी है क्या किस। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ये देखा जाए तो वर्तमान में 120 डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड की, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म नैम कहते हैं, ये 120 डेवलपिंग जो है तो वर्ल्ड के जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनका एक नॉट फॉर्मली अलाइंड ऑर्गेनाइज्ड मेजर पावर ब्लॉक, यानी ये किसी मेजर पावर ब्लॉक से नहीं जुड़े, ना तो यूएस से जुड़े ना यूएसएसआर से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है कि ये जो नैम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये यूनाइटेड नेशंस के बाद लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स है वर्ल्ड वाइड। इसके मेंबरशिप की बात की जाए तो 120 कंट्रीज मेंबर्स हैं इस समय वर्तमान में, जिसमें 18 स्टेट्स हैं जिनको ऑब्जर्वर्स का स्टेटस मिला हुआ है और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त है। अब ऑब्जर्वर स्टेटस होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें कुछ कंट्रीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाता है। तो ऑब्जर्वर का स्टेटस है मतलब होता है कि वो उनको जो तो मेंबर्स जो हैं उनके कितना वीटो राइट प्राप्त नहीं है, बल्कि ये लिमिटेड जो है तो इनका जो है तो रोल रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे वोट देने या उसमें पार्टिसिपेट करने का, ये सब लिमिटेड रोल्स ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस का रहता है। यानी वो जितनी भी इनकी प्रक्रिया होंगी, ऑफिशियल वर्क होंगे, उन सब में शामिल तो होंगे, लेकिन जो वोट देना है या उनको एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, उनमें इनका रोल लिमिटेड रहता है। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ठीक। और इस तरह अभी देखा जाए तो लगभग 60 ईयर्स पूरे हो गए हैं इसके स्थापना के। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 60 ईयर्स पहले हुआ था, जिसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्री कहा गया था। अब इसका जो कॉन्सेप्ट आया है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये जो वर्ड है सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेट वीएन कृष्णा मेनन थे, उन्होंने जो तो इसको नॉन अलाइनमेंट वर्ड्स को क्वाइन किया था। और इसको ये प्रिंसिपल रखा गया था बंगडन कॉन्फ्रेंस 1955 में, जिसमें जो तो जो बंगडन में 10 प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे, वो उन्हीं प्रिंसिपल के बेस पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इस्टेब्लिश किया गया था 1961 बेलग्रेड में। 10 प्रिंसिपल्स क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी स्थापना में 5 कंट्रीज के जो उस समय के हेड्स थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, जिसमें इंडिया, इनको फाउंडिंग फादर्स बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। तो कौन कौन थे उनको देख लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी आइडियाज था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाने का, वर्ल्ड के सामने, थर्ड वर्ल्ड के सामने ये प्रेजेंट किए थे। दूसरे थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो थे। तीसरे थे इजिप्टियन प्रेसिडेंट गामेल आदेल नासिर थे। घाना के प्रेसिडेंट थे कामेल नक्रुमाह और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकरानो। तो ये 5 व्यक्ति जो है तो इसके फाउंडिंग फादर्स कहे जाते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। और इन्होंने ही फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स या गवर्नमेंट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट कंट्री थी, इनको लीड किया था, इनको लीडिंग रोल था।
अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का यदि इम्पोर्टेंस समझा जाए इस समय, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसमें जो कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 2/3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स। यानी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स की जितनी कंट्रियां हैं उसका लगभग 2/3 मेंबर कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड का 55% पॉपुलेशन कवर करता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 50 वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 55% है। तो इस प्रकार जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थे ये तो किसी भी ब्लॉक में नहीं शामिल हुए, इनको थर्ड वर्ल्ड का पार्ट कहा जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। इसी कारण इसे किसी के साथ ना अलाइन होने के कारण इसे नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। अब इसमें हम लोग ये मैप देख सकते हैं विकिपीडिया के द्वारा है, जिसमें ये लाइट ब्लू कलर्स हैं, ये जो ऑब्जर्वर स्टेटस जिन कंट्रीज को मिला है उनका है। बाकी जो ब्लू कलर्स हैं ये नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैप के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल है। अब नैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको समझ लीजिए, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर को। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और फॉर्मल हायरार्की। जिस प्रकार परमानेंट सेक्रेटरीट होते हैं यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में, उस प्रकार का इसमें कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट या कोई फॉर्मल हायरार्की नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रोटेशनल पॉलिसी पर आधारित होता है और नॉन हायरार्किकल बेस पर होता है। जो नैम के डिसीजंस लिए जाते हैं ये कंसेंसस के बेस पे लिए जाते हैं। ठीक, तो जो सभी कंट्रीज की अगर कंसेंसस है तो उस आधार पे इसको कोई भी डिसीजन नैम के लिए जाते हैं। नैम जो है एक कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो कहा जाता है और ये बेस है यूनाइटेड नेशंस जो न्यूयॉर्क सिटी में है। तो यूनाइटेड नेशंस जिस प्रकार वो कोऑर्डिनेट करता है उसी प्रकार ये जो तो नैम को भी माना जाता है कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो माना जाता है। नैम्स की जो मीटिंग्स होती है वो हर 3 साल में होती है, जिसको नैम समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो जो चेयरपर्सन इस समिट्स के होते हैं वो 3 साल के लिए उस पोस्ट पर रहते हैं और हर कंट्री को इसमें इक्वल वेटेज मिला हुआ है। नैम में जितनी भी कंट्रीज हैं सभी को इक्वल वेटेज प्राप्त है। अगर इसके करंट चेयरपर्सन की बात किया जाए जो नैम के हैं वो इल्हाम अलीयूब हैं, याद रखिएगा इल्हाम अलीयूब, जो प्रेसिडेंट है इस समय अजरबैजान के। ये इस पोस्ट पर 2023 तक रहेंगे। तो 3 साल के लिए कोई भी जो प्रेसिडेंट बनता है इसका 3 साल के लिए बनता है। अब ये जो नैम जब इस्टेब्लिश हुआ था, 3 जो कंट्रीज थी वो उस समय के जो 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट्स में, उन्हीं पंचशील एग्रीमेंट्स के प्रिंसिपल्स को नैम ने जो है तो आगे बढ़ाया, उसी प्रिंसिपल्स को इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। तो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से उनको समझ लेते हैं जिनको पंचशील एग्रीमेंट्स के अंतर्गत लाया गया था। 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील एग्रीमेंट्स। तो उसमें पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। यानी जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके एक दूसरे के टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और उसकी सोवरेनिटी है उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। यानी उनके किसी भी इंटरनल मैटर में हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो म्यूचुअल नॉन एग्रेशंस का है, यानी एक दूसरे के खिलाफ कभी भी एग्रेसिव नहीं होंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना है। इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 प्रिंसिपल्स जो है तो हैं जिन पर ये जो नैम जो है तो इन प्रिंसिपल्स को मानता है नैम भी। अब ये नैम वर्ड है वो क्वाइंड किया गया था बाय इंडियन डिप्लोमेट BK कृष्णा मेनन 1953 में। और इसी को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इसका जिक्र किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का पहली बार। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने श्रीलंका में कोलंबो में अपने भाषण के दौरान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रयोग किया था। इसके कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। इसके कॉन्फ्रेंस में 1979 में जिसको हवाना डिक्लेरेशन कहा जाता है
उसमें इस पर्पज के ऑर्गेनाइजेशंस को जो है तो इनोमरेट किया गया था बाय फिदेल कास्ट्रो। तो फिदेल कास्ट्रो ने इसके जो है तो उन्होंने क्या कहा था, इस नेम के उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को लेके, पर्पज को लेके उन्होंने कहा था टू इंश्योर द नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्री। यानी जो इसका उद्देश्य है, हर देश की जो नेशनल इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखना है, उसकी सोवरेंटी को, साथ ही साथ उसकी टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना है, साथ ही साथ जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी को भी हमें प्रायोरिटी देनी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, न्यू कॉलोनिज्म, रेसिज्म एंड ऑल फॉर्म ऑफ फॉरेन एग्रेशन, ऑक्यूपेशन, डोमिनेशन, इंटरफेरेंस एंड हेजिमनी एज वेल एज अगेंस्ट ग्रेट पावर्स एंड पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स। यानी ये जो नेम है वो स्ट्रगल है किसके खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ है, नियो कॉलोनिज्म जो अभी ग्लोबलाइजेशन के रूप में सामने आ रहा है, रेसिज्म जो अपार्थाइड है, रेस किसी धर्म, जात, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे ये सब मामलों में, तो रेसिज्म के खिलाफ इनका स्ट्रगल है। और किसी भी प्रकार के जो एग्रेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस है, डोमिनेशन है, ये जो पावर कंट्रीज हैं उनका इंटरफेयर्स होता है या हेजिमनी होती है किसी भी कंट्रीज में, उन सभी के खिलाफ जो है तो इनका स्ट्रगल है, नेम का स्ट्रगल है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है इस नेम के ऑर्गेनाइजेशंस का। ये किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता और ये ग्रेट पावर्स के खिलाफ है। अब हम लोग 10 पॉइंट्स समझ लेते हैं जो बंगडन कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन के समय रखे गए थे, जिनको 10 शीला बंगडन कहा जाता है। यही प्रिंसिपल्स से जिन पर जो है तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नेम का जो है तो गठन किया गया था। ये बंगडन प्रिंसिपल 1955 में 1955 में ही रखे गए थे। ये प्रिंसिपल्स को कहा गया था डिक्लेरेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, यानी वर्ल्ड पीस और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये 10 प्रिंसिपल्स डिक्लेयर किए गए थे। ये 10 प्रिंसिपल्स हैं क्या, उनको समझते हैं। पहला था रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फॉर द पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी जो फंडामेंटल ह्यूमन्स के राइट हैं उनको जो तो बरकरार रखा जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, और इसका जो पर्पज और प्रिंसिपल होगा वो जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है ह्यूमन राइट्स के, उस पर आधारित रहेगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया था दूसरा जो इसकी प्रिंसिपल था रिस्पेक्ट फॉर सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑल नेशंस। तीसरी जो बात की गई थी वो रिकग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल रेस एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल नेशन लार्ज एंड स्मॉल्स, यानी चाहे वो स्मॉल्स नेशन हो या लार्ज नेशन हो, सभी के इक्वलिटी रहेगी, सभी के जो वहाँ रेसेस रहती हैं, जो जातियाँ हैं, उनको भी इक्वल ही समझा जाएगा, साथ मतलब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। Abstention from intervention and interference in internal affairs of another country, साथ ही साथ अपने आप को रोका जाएगा किसी भी कंट्री के इंटरनल या डोमेस्टिक जो अफेयर्स होते हैं उसमें इंटरफियर्स या इंटरवेंशन करने से। साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ ईच नेशंस टू डिफेंड इटसेल्फ कलेक्टिवली, सिंगली कलेक्टिवली इन कन्फॉर्मिटी विद द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो चाहे वो सिंगल हो या कलेक्टिविटी हो, उनको हम लोग जो उनके राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करेंगे जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में दिए गए हैं उन राइट्स का। Abstentions from the use of arrangement of collective defense to serve any particular interest of big powers, यानी जो कोई भी अगर बिग पावर्स है वो अपना कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट इम्पोज करना चाहता है तो उसके खिलाफ हम लोग कलेक्टिव रूप से उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उससे बाहर रहेंगे। और अब्सटेंस करेंगे एनी कंट्री फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेशर्स ऑन अदर कंट्री, साथ ही साथ हम यह भी कोशिश करेंगे कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर जो है तो प्रेशर ना बनाए। रिफ्रेन करेंगे फ्रॉम एक्ट एंड थ्रेट्स ऑफ अग्रेशन एंड यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट है उसको थ्रेट्स हो, ऐसा कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी काम करने से हम लोग अपने आप को बचाएंगे, रिफ्रेन करेंगे।
सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स, इन्हें कहा जा रहा है जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे हम लोग कोशिश करेंगे, नॉन अलाइनमेंट कोशिश करेंगे उनको पीसफुल तरीके से जो है तो उसको सुलझा लिया जाए, डिस्प्यूट को समाप्त कर लिया जाए, सेटलमेंट कर दिया जाए। और ये पीसफुल मीन्स कौन कौन से हैं, जैसे निगोशिएशंस होता है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, जजिशियल सेटलमेंट है, एज वेल एज अदर पीसफुल मीन्स जो भी होते हैं, पार्टीज ओन चॉइस इन कॉन्फर्मिटी विथ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर है उसको जो है तो उसके अनुसार हम लोग पीस, जो पीस है वर्ल्ड जो है तो उनको जो है तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्या है प्रिंसिपल था, प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट और कोऑपरेशन रहेगा हम लोग का, और रिस्पेक्ट करेंगे जस्टिस एंड इंटरनेशनल जो ओब्लिगेशंस है उसका भी हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेंबरशिप क्राइटेरिया दिया गया है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, उनको आप लोग गूगल करके भी समझ सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको पढ़ने को, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप लोग देख लीजिए। और ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बता देते हैं, अफ्रीकन यूनियन है, एफ्रो एशियन पीपल्स सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट है, कनक सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स है, होस्टियन नेशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, साउथ सेंटर और यूनाइटेड नेशंस, तो ये सभी ऑब्जर्वर, और साथ ही साथ वर्ल्ड पीस काउंसिल, ये 10 जो है तो ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको मिला है। अब जो मुख्य प्रश्न है, क्या नैम अपना रिलेवेंस खोता जा रहा है, तो इसके पक्ष में भी बातें कही जाती है और विपक्ष में भी बातें कही जाती है। तो नैम अपना रिलेवेंस खो रहा है, इसके पक्ष में कहने वालों का क्या का इनका कहना है कि अभी भी ये जो कंट्रीज हैं, ये जो लिगेसी है कॉलोनिज्म और आइडियोलॉजी ऑफ द कोल्ड वार वो इन कंट्री में है। ये कंट्रीज कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हैं और किसी न किसी ब्लॉक की तरफ हमेशा इनका झुकाव रहता है। दूसरा बात करते हैं कि स्ट्रेंथिंग देयर इंगेजमेंट विद डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी जो नैम की कंट्रीज हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की, वो किसी न किसी अपने को मजबूत करने के लिए किसी न किसी डेवलप्ड ब्लॉक के साथ अपने आप को इंगेज करती हैं, चाहे यूएस हो या यूएसएसआर हो। तो इंडिया भी जैसे कहा पर आरोप लगाया जाता है कि ये यूएसएसआर की ओर जो है तो पहले, अब इस समय जो है तो यूएस की तरफ जो है तो झुकाव है, इसका इंगेजमेंट है। साथ साथ ये भी कहा जाता है इसके पक्ष में कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स का रिलेवेंस खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये अनेबल है एडुकेटली एड्रेस द प्रॉब्लम एंड थ्रेट्स कास्ट टू डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड, यानी जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स के प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको सही तरीके से ये एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज। और साथ ही साथ कई सारे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स भी तैयार हो गए हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के जो है तो अल्टरनेटिव हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, इप्सा हो गया, एससीओ हो गया, G20, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को जो है तो कहीं ना कहीं इसकी रिलेवेंसी को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स अभी भी जो है तो रिलेवेंट है इसका, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी करता है। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके बातों को यूनाइटेड नेशंस में रखना या एक कलेक्टिव इंडिपेंडेंस उनको देना, ये जो उनकी ऑटोनॉमी को स्वीकारना, ये अभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के प्रिंसिपल्स में है। कलेक्टिव पोजीशंस ऑन चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस आते हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स के हैं उनमें इनका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की कंट्रीज का एक कलेक्टिव पोजीशंस होता है। साथ ही साथ ये प्लेटफार्म है ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिसी ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट एंड डेवलपिंग नेशंस। ये कोई भी अगर अभी कंट्री न्यू इंडिपेंडेंट हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफार्म के रूप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज मच इन कॉमन सिमिलर एक्सपीरियंस एंड शेयर्ड एस्पिरेशंस, यानी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन है, लगभग उनके जो एक्सपीरियंस है पास्ट के वो किसी न किसी कॉलोनी में
से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंस समान है और उनके एस्पिरेशंस भी जो है तो समान है, क्योंकि सभी जो है तो डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती हैं। इसलिए ये नाइन अलाइनमेंट मूवमेंट्स जो है तो अभी भी इसका रेलिवेंसी बना हुआ है, अभी भी ये रेलिवेंट माना जा रहा है। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, किस प्रकार हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को और सशक्त कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये अपना काम जो करें वो कोलैबोरेशंस के थ्रू करें, ना कि कोर्शंस की, किसी के ऊपर दबाव ना डाला जाए, सभी अपने एक कोलैबोरेशंस बना के रखें, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स अभी भी सक्सेस हो सकता है। दूसरा जो कहा गया है वो कीप पीस विथ द चेंजिंग टाइम्स एंड रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज करंट अरेंजमेंट एंड वर्किंग, यानी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स है, जो चेंजिंग वर्ल्ड आर्डर है उसके अनुसार अपने को भी चेंज करना चाहिए, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो करंट अरेंजमेंट है उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की और सलाह दी जाती है कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना तो किसी के पक्ष में हो सकता, ना तो किसी के फार, ना तो अगेंस्ट, ना तो किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में है। एनी आइडियोलॉजी या ग्रुप्स ऑफ नेशंस, किसी भी नेशंस या आइडियोलॉजी के खिलाफ या फेवर में नहीं होना चाहिए नॉन अलाइनमेंट, बल्कि रेदर नॉन अलाइनमेंट शुड आइडेंटिफाई सेलेक्ट क्रॉस सेक्टोरियल चैलेंजेस दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, यानी जो जिनको अभी तुरंत अटेंशन, इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता है, ऐसे जो है तो मैटर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैटर्स कौन कौन से हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन चीज़ों पे जो है तो नॉन अलाइनमेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता की बात की जा रही है। इसके लिए सजेशन दिए जाते हैं कि जो कार्य हो डेमोक्रेटिक हो, इफेक्टिव हो, फ्लेक्सिबल हो, क्रेडिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और रिप्रेजेंटेटिव हो सभी कंट्रीज का, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार का अगर नेम रहता है तो 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें नेम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये था नेम से संबंधित जितनी भी जानकारी थी जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।